हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II की मौत के बाद उनके बेटे किंग चार्ल्स III ने मुल्क के बादशाह के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। भारत भी 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश उपनिवेश यानी कॉलोनी रहा है। आज के एपिसोड में हम महारानी एलिजाबेथ और भारत के बीच रिश्तों के बारे में बात करेंगे। साथ ही ब्रिटेन के नए बादशाह किंग चार्ल्स III प्रिंस रहते हुए भारत कितनी बार आए थे और उनका भारत के बारे में क्या नज़रिया है, ये भी बताएंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड चूँकि मिडिल ईस्ट की सियासत को नज़दीक से कवर करता है, इसलिए हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्रिटेन के नए बादशाह किंग चार्ल्स का मिडिल ईस्ट के बारे में क्या नज़रिया है। इससे आपको ये अंदाज़ हो जाएगा कि आने वाले वक्त में वो मिडिल ईस्ट के मुल्कों में क्या रुख अपनाएंगे। इधर भारत सरकार में 11 सितंबर को महारानी एलिजाबेथ की मौत पर शोक मनाने का ऐलान किया है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ज़रिए मुल्क में ब्रिटिश राज की ग़ुलामी को भुलाने के लिए उस दौर की निशानियां मिटाई जा रही हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच सड़क का नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज का एपिसोड ज़रा अलग तरह का है। आज हम मिडिल ईस्ट की किसी खबर पर चर्चा नहीं करके ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की मौत और उनके बाद किंग चार्ल्स के ब्रिटिश बादशाह का ओहदा संभालने पर ऐसी चर्चा करेंगे जो हमारे और आपके जानने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। महारानी एलिजाबेथ की मौत ऐसे वक्त में हुई है जब भारत एक एक करके अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर की निशानियों को मिटा रहा है, लेकिन कोहिनूर और जलियांवाला बाग समेत कई सवालात ऐसे हैं जो महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद भी अनसुलझे बाकी रह गए हैं। ब्रिटेन ने अब तक भी अमृतसर के जलियांवाला बाग में 1919 में किए गए भारतीयों के कत्लेआम के लिए माफ़ी नहीं मांगी है। एक बार महारानी एलिजाबेथ ने भारत के दौरे के मौके पर इस वाक़े पर अफसोस जाहिर किया था। दिलचस्प बात यह है कि महारानी एलिजाबेथ की मौत के दिन यानी 8 सितंबर को ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक ऐसे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया जिसे वो ब्रिटिश राज की तकलीफ और ग़ुलामी की निशानी बता चुके हैं। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाले सड़क राजपथ को कर्तव्य पथ का नाम देते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग़ुलामी की निशानी राजपथ आज इतिहास यानी तारीख बन गया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ उसी कॉलोनियल सोच की जीती जागती कड़ी थी जिसके निशानों को हटाने की बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से दी गई तकरीर में कही थी। ऐसा ही कुछ उन्होंने 5 सितंबर को भारतीय नेवी के नए एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज़ INS विक्रांत को कमीशन करते वक्त भी कहा था। उस दिन उन्होंने इंडियन नेवी के नए झंडे का भी इनॉग्रेशन किया। उस मौके पर भी मोदी ने यही कहा था कि वो मुल्क की ग़ुलामी को मिटा देगा। एक जीती जागती राजशाही होने की वजह से ब्रिटेन की राजशाही को इसी कॉलोनियल गुजरे हुए दौर की जानशीन माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि सबसे लंबी मुद्दत तक ब्रिटिश राजशाही की गद्दी संभालने वाली के तौर पर महारानी एलिजाबेथ का कभी कॉलोनी रहे भारत के साथ एक पहेली नुमा रिश्ता रहा है। उनकी मौत पर हमारे मुल्क में 11 सितंबर को सरकारी शोक मनाने का ऐलान किया गया है। 1952 में जब महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई तब भारत एक आज़ाद मुल्क बन चुका था, लेकिन उनकी ताजपोशी पर भारत के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू मेहमान के तौर पर लंदन में मौजूद थे। भारत अब भी राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का मेंबर है जिसकी सरबराह अपनी मौत तक महारानी एलिजाबेथ थीं। अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ दहाइयों तक जद्दोजहद करने के बावजूद भारत ने ब्रिटेन और ब्रिटेन की राजशाही के लिए दुश्मनी का रवैया नहीं दिखाया, लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान भारत के ख़िलाफ़ हुए जुल्म से जुड़े सवालों से वो दूर भी नहीं रहा। कई हिस्टोरियंस और सियासी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मॉडर्न ब्रिटेन को अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान भारत समेत साबिक उपनिवेशों यानी कॉलोनियों में किए गए लूटपाट के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और उसकी कीमत चुकानी चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने इस मांग से अपने आप को बाकायदा तौर से कभी नहीं जोड़ा।
आपको याद दिला दूं कि जुलाई 2015 में कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर ने भी एक तकरीर में यही बात कही थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थरूर की तकरीर की तारीफ की, लेकिन वो इस मांग को सपोर्ट करते हैं या नहीं ये नहीं बताया। इसके बावजूद इस तरह के सवाल हमेशा बने रहे और दूसरी साबिक कॉलोनियों की तरह भारत में भी एलिजाबेथ और शाही ख़ानदान के दूसरे मेंबर्स का पीछा करते रहे। महारानी एलिजाबेथ अपने 70 साल के राज के दौरान सिर्फ 3 बार भारत आई थीं। वो आखिरी बार 1997 में आई थीं, जिस साल भारत अंग्रेज़ी हुकूमत से अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा था। दिल्ली में उनके पहुंचने से पहले ब्रिटेन के हाई कमीशन के बाहर उनके खिलाफ इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था कि पुलिस को भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। उस वक्त उनकी मुखालिफत करने वाले लोग एलिजाबेथ के अमृतसर जाने के प्रोग्राम की मुखालिफत कर रहे थे। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ी हुकूमत के फ़ौजी अफसर जनरल आर डायर के हुक्म पर अंग्रेज़ी फ़ौज के सिपाहियों ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थीं। इस कार्रवाई में कम से कम 379 लोग मारे गए थे। सियासी जानकार लोगों का कहना है कि जलियांवाला कत्लेआम आज भी दोनों मुल्कों के रिश्तों में एक कांटे की तरह है। एलिजाबेथ अपने हस्बैंड प्रिंस फिलिप के साथ जलियांवाला बाग गईं, वहां सिर झुकाया, 30 सेकंड का मौन रखा और शहीदों को याद किया, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। एक अलग प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारे पहले के दौर में कुछ मुश्किल वाक़यात हुए हैं और जलियांवाला बाग ऐसी ही एक परेशान कर देने वाली मिसाल है, लेकिन हम कितना भी चाहें इतिहास को दोबारा लिखा नहीं जा सकता। आपको बता दूं कि टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखे एलिजाबेथ के शाही ताज में जड़ा हुआ कोहिनूर हीरा भी ब्रिटेन के कॉलोनियल दौर की एक निशानी है। कोहिनूर दुनिया के सबसे बड़े तराशे हुए हीरों में से एक है और कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले उसकी तलाश भारत की ही एक खदान में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर नादिर शाह तक कई हाथों में कब्जाए जाने के बाद जब 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब पर हुकूमत कायम की, तब इसे एलिजाबेथ की बुज़ुर्गों में से एक महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। अब कोहिनूर के मालिकाना हक़ के लिए भारत के अलावा पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान भी दावा करते हैं, लेकिन ब्रिटेन इसे सौंपने से आज तक इनकार करता रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस ताज में अब कोहिनूर जड़ा हुआ है उसे एलिजाबेथ के बेटे किंग चार्ल्स की बतौर महाराज ताजपोशी के बाद उनकी वाइफ कैमिला पहनेंगी, लेकिन कोहिनूर और अंग्रेज़ी हुकूमत के कॉलोनियल हिस्ट्री के दूसरे झगड़ों का असल बोझ चार्ल्स के सर पर ही आएगा। देखना होगा कि वो इस वज़न को कैसे संभालते हैं। वे ब्रिटेन की तारीख में राजगद्दी पर बैठने वाले सबसे ज़्यादा उम्र दराज बादशाह हैं। ब्रिटेन के नए किंग चार्ल्स अब तक तकरीबन 10 बार भारत आ चुके हैं। 33 साल की उम्र में वे पहली बार भारत आए थे। उस दौरान उनकी डायना से शादी नहीं हुई थी। दुनिया के लिए वो कुंवारे थे। 1980 में प्रिंस चार्ल्स भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग देखने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उन्हें मुंबई के एक फिल्म स्टूडियो में ले जाया गया, जहाँ मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे आहिस्ता आहिस्ता फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। अपने भारत दौरे के कुछ वक्त बाद 1981 में ही प्रिंस चार्ल्स ने डायना से शादी कर ली थी। डायना से शादी होने के बाद भी प्रिंस चार्ल्स उनके साथ भारत आए थे। मीडिया स्टार वर्ल्ड चूँकि मिडिल ईस्ट को लगातार कवर करता है, इसलिए यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि ब्रिटेन के नए किंग चार्ल्स III का इस इलाके के मुल्कों के बारे में क्या नज़रिया है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस चार्ल्स ने पिछली एक दहाई के दौरान अरब मुल्कों को 16 अरब 80 करोड़ डॉलर के हथियार बेचने में ब्रिटिश कंपनियों की मदद की है। चार्ल्स एट 70 नाम की किताब के मुताबिक कुछ बरसों पहले प्रिंस चार्ल्स ने ब्रिटिश सरकार से कह दिया था कि वे मिडिल ईस्ट के मुल्कों को हथियार बेचने के लिए अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जनवरी 2020 में इजराइल के दौरे के मौके पर फ़िलिस्तीनी इलाकों के दौरे के दौरान प्रिंस चार्ल्स ने इजराइली कब्ज़े में रहने वाले फ़िलिस्तीनियों की बुरी हालत को देखकर गहरा दुख जताया था।
बेथलेहम में अपनी तकरीर के दौरान प्रिंस चार्ल्स ने कहा था कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि आने वाले वक्त में सभी फ़िलिस्तीनी आज़ाद और बाइज़्ज़त ज़िंदगी जी सकें। अरब मुल्कों के बादशाहों से नकद डोनेशन कबूल करने के लिए चार्ल्स कंट्रोवर्सी में भी गिरे रहे हैं। 2011 से 2015 के बीच कतर के साबिक प्राइम मिनिस्टर शेख हमाद बिन जासिम बिन जाबिर अल सानी ने उन्हें 30 लाख यूरो तोहफे के तौर पर दिए थे, जिसमें से कुछ कैश शॉपिंग बैग में भरकर दिया गया था। हालांकि प्रिंस चार्ल्स के ऑफिस का कहना था कि ये पैसा उन्होंने एक चैरिटी को डोनेशन में दे दिया, जिसके लिए सभी सही कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं। प्रिंस चार्ल्स ने 2003 में अमेरिका की लीडरशिप में दोस्त मुल्कों के इराक़ पर हमले की भी मुखालिफत की थी। ब्रिटिश हुकूमत में बादशाह और डेमोक्रेसी एक साथ हैं। वहाँ की सियासत समझने के लिए आप कल संडे रात 9 बजे सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी का ख़ास इंटरव्यू देख सकते हैं। इसके अलावा दुनिया के कुछ और वाक़यात पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया पर नज़र रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।